वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दो सब्जेक्ट आपके 20 मार्क्स के हैं, तो टेस्ट भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। देखते हैं कितने एस्पिरेंट हैं जो 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारे इस टाइम टेबल के हिसाब से चलेगी। आपको पहले हमने एफए का टाइम टेबल दिया हुआ था। ये हमारा एफए का टारगेट 2 है, जिसमें हम दो सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। 9:30 बजे शाम को टेस्ट होगा और इस टेस्ट का जो शेड्यूल रहेगा वो आपके सामने है। 3 तारीख जैसे कि आपके सामने है, आज 3 तारीख को टेस्ट हो रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा और मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी डाटा आपका स्टैटिस्टिक्स से रहेगा और इकोनॉमी का आपको बेसिक जो भी है बेसिक कंसेप्ट वो उस पर आज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कल के लिए मैं पहले ही बता दूं, 4 तारीख को कल 9:30 बजे रात को आपको टेस्ट होगा। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है और इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो, इसी हिसाब से आपको तैयारी करके आना है और 9:30 बजे आपका टेस्ट होगा। अगर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और मॉक टेस्ट चाहिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। वहां पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको करना यह है एप्लीकेशन पर जाकर, खास करके जो हमारा अभी टाइम टेबल चल रहा है स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स का, वहां पर आपको जाकर ये 2 पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ है यहाँ पर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक की। ये पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल कर आपके पास होने चाहिए। नोट्स आपके पास प्रिंट होकर होने चाहिए और वीडियो लेक्चर्स आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वीडियो देखना है, नोट्स पढ़ना है और शाम को आपको टेस्ट देना। देखो हमने जो आपको प्रोवाइड किया है नोट्स और वीडियोस, इसके अलावा भी अगर आप चाहो, आप पार्टिकुलर जो टॉपिक उस दिन का होगा उसको आप डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट चैनल से, सेंट्रल लेवल के चैनल से या जो एनसीईआरटीज है, जितने जहाँ से आप चाहो पढ़ सकते हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि डिफरेंट सोर्सेज को कलेक्ट करके हमने आप तक पहुँचाया है, लेकिन अगर आपकी कोई तसल्ली बाकी रहती है कि नहीं जी ये काम है, तो आप अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हो। लेकिन 9:30 बजे तक वो टॉपिक जो है बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहले हम स्टैटिस्टिक के 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डाटा कलेक्शन मेथड्स: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मेल्ड क्वेश्चनरी और लोकल कोरेस्पोंडेंट्स। तो इसको आपने बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी। अगर आपको बिल्कुल इजी तरीके से हमने समझाया है हर एक डाटा कलेक्शन के मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल होगा। डायरेक्ट पर्सनल है, सीधा जो है सोर्स से लिया जाएगा, यानी जहाँ पर जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट उसके पास जाकर पहुँच कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल ओरिजिनल और हाई डिग्री एक्यूरेसी की रहेगी। ये बात सही है। इनडायरेक्ट ओरल, जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है, बेस्ट सूटेड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द सीक्रेट एंड सेंसिटिव क्राइम्स। जो सेंसिटिव क्राइम से सीक्रेट है, अब वो डायरेक्ट आप नहीं पूछ सकते, तो आप इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेट करते हो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेट करते हो। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात भी सही है। मेल्ड क्वेश्चनरी के बारे में बताएं। मेल्ड क्वेश्चनरी यील्ड्स द हाईएस्ट रिस्पांस रेट अमंग द ऑल मेथड। मेल्ड क्वेश्चनरी, जितने मेथड हैं डाटा कलेक्शन के, मेल्ड क्वेश्चनरी में सबसे ज़्यादा रिस्पांस रेट होता है कि जो जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देगा, इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा रिस्पांस रेट। ये गलत है, रिस्पांस रेट सबसे ज़्यादा नहीं होता। मेल, अगर आप 100 बंदों को मेल करते हो जिनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत कम चांसेस हैं कि वो रिप्लाई करें, ठीक है। इसमें हाईएस्ट नहीं, लोवेस्ट ही रिस्पांस रेट रहेगा। ये पॉइंट गलत है। लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स, अगर जैसे न्यूज़ वाले होते हैं कि आपने रिपोर्टर, हाँ मेरा वहाँ पर कोई रिपोर्टर है, फ़ोन करके पता कर रहा हूँ उससे, या कोई एक एक्सीडेंट सीन है, यहाँ पर आपने रिपोर्टर भेजा फलानी जगह पे, फलानी आप कहीं मैन डिस्ट्रिक्ट में हो, सपोज जम्मू कश्मीर में आप जम्मू या श्रीनगर में हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पर आपका कोई कॉरेस्पोंडेंट होता है, तो उससे इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसके बारे में बताया जाए। प्रोवाइड हाईली स्टैंडर्डाइज बाइस्ड फ्री यूनिफॉर्म डाटा। कॉरेस्पोंडेंट जो होगा, जो बंदा आपका एजेंट होगा, वो बाइस्ड फ्री, वो बाइस्ड तो होगा, बाइस्ड करेगा, फ्री नहीं होगा। ये तो बाइस्ड हो सकता है। यूनिफॉर्म डाटा, ये भी गलत है। और हाईली स्टैंडर्डाइज भी नहीं होगा, ये पॉइंट भी गलत है। आंसर इसका 2 पेयर करेक्ट रहेगा। 2 पेयर, पहला और दूसरा पेयर करेक्ट है, 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। आपको फिर से हमने उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है और इस पर मैं आपको बोलूंगा नहीं, वीडियो पास करके जल्दी से आंसर बता दो कि आपको मैं चेक करूं समझ आया कि नहीं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मेल्ड क्वेश्चनरी और इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंट। जल्दी से आप इसका आंसर बता दो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई और आप डायरेक्टली आंसर इसका जल्दी से कर दोगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसका मैच रहेगा यहाँ पर व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड एंड हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है।
हाई एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन एरिया ज़्यादा नहीं है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कम ही। सपोज अगर 10-15 घर से अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप एक एक घर में जाकर ले सकते हो, लेकिन अगर 1 लाख करोड़ बंदों से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर वो पॉसिबल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो वाला मेथड सही काम नहीं करता, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल आपका रहेगा इस केस में व्हेन डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं आर रेडिकुलेंट आर अनएबल टू गिव द इन्फॉर्मेशन, को सीक्रेट मसले हों ऐसे, तो उस केस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और मेल क्वेश्चनरी की बात करें, व्हेन इन्फॉर्मेंट्स आर स्प्रेड और वर्ल्ड वाइड एंड लिटरेट, पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर में फैले, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप सिंपली मेल कर सकते हो एक क्वेश्चनरी बनाकर। इन्फॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट व्हेन रेगुलर कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, तो बार बार एक डायरेक्ट बंदा वो खुद जा जाकर इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, इसलिए वो करस्पॉन्डेंट्स रखे जाते हैं। आंसर इसका डी रहेगा। क्लियर, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। ये टॉपिक यानी जो आपको मेथड्स कुछ बताए हैं, हालांकि वीडियो लेक्चर्स हमने जो एप्लीकेशन पर डाले हैं उस पर क्लियर आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है मैदा कॉलम 1, जिसमें डाटा कलेक्शन टूल दिया हुआ है। कॉलम 2 में लिमिटेशंस, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, इन्यूमरेटर मेथड और मेल क्वेश्चनरी मेथड। यहाँ पर आपको मैच करना है, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी से आप मैच कर दोगे। आप वीडियो पॉज करके इसको आंसर देख लिया करो, क्योंकि मैं जल्दी बोलता हूँ तो हो सकता है आपको आंसर ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो 1 मिनट आप हर क्वेश्चन को ले, 1 मिनट ले और अच्छे से सोचें उस पर क्या है कंसेप्ट, कैसे इसका आंसर क्या रहेगा, तो फिर आप आंसर दें, ऐसे जल्दबाजी में ना करें। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, प्राइमरी डाटा कलेक्शन आपका जुड़ेगा हाईली एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो होता है बहुत महंगा रहता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसके अपोजिट हम देखें तो सेकेंडरी डाटा यूजेज जो है वो रिक्वायर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रिगार्डिंग द सुटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी बिफोर यूज़। देखो, अगर आप सेकेंडरी डाटा उठा रहे हो, कोई पहले इस पर पब्लिश है डाटा, तो उसमें आपको उसकी जो सूटेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो चेक करनी पड़ेगी कि आपके यूज़ का भी है, आपको जो फिट बैठेगा जिसके लिए आपको चाहिए है इन्फॉर्मेशन। अगर आप सेकेंडरी लेते हो तो फिर मैच करना चाहिए आपकी जो रिक्वायरमेंट से, ये चीज़ वहाँ पर देखनी पड़ेगी, यही तो लिमिटेशन होती है। इन्यूमरेटर मेथड की बात करें और मेल क्वेश्चनरी में, तो इन्यूमरेटर मेथड में आप देखोगे तो प्रोन टू पर्सनल बियाज हो सकता है, बाइस, पर्सनल बाइस हो सकता है ऑफ द हायर फील्ड स्टाफ, जो हायर करेंगे आप फील्ड स्टाफ इन्यूमरेटर, वो आपका बाइस्ड हो सकता है। मेल क्वेश्चनरी की बात करें, वेरी लो रिस्पांस रेट एंड रिस्क रहती है इसमें मिस इंटरप्रेटेड क्वेश्चंस की। रिस्पांस सबसे लो मेल क्वेश्चनरी में होता है। मेल कर दिया, पहले तो वो मेल उसको करना आना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर वो उसके पास टाइम होगा वो करेगा, नहीं मेल करे वो जरूर कंपलसरी नहीं है उस पर। तो इसलिए मेल क्वेश्चनरी में लो रिस्पांस वाला ही रहता है सबसे बड़ा लिमिटेशन। तो आपका आंसर यहाँ पर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड के बारे में आपने बताना है। द इन्यूमरेटर फिल्स द शेड्यूल देमसेल्फ बाय इंटरोगेटिंग द रेस्पोंडेंट। देखो, इन्यूमरेटर क्या होता है, एक बंदा है, जैसे गवर्नमेंट ही अगर किसी बंदों को खासकर कोई सर्वे वगैरह कराते हैं, टीचर्स लगा देते हैं या ऐसा कुछ है, उसको उनको दे देते हैं कि भाई ये एक पर्चा है, ये एक फॉर्म है, ये आपने फिल करना है, ठीक है। ये फॉर्म में जो लिखे हुए क्वेश्चंस या जो भी पॉइंट्स हैं, ये आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो वो बंदा हर एक बंदे के पास जाएगा जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसको कहेगा हाँ जी आपका नाम, हाँ जी इधर लिखा, फादर नाम, हाँ ये एड्रेस, हाँ जी एजुकेशन कितनी है, हाँ जी कितने बच्चे हैं, इतने हैं, ये और कितनी प्रॉपर्टी है, इतनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेना। इन्यूमरेटर फिल द शेड्यूल देमसेल्फ बाय इंटरोगेटिंग द रिस्पोंडेंट, ये इन्यूमरेटर मेथड में होता है। यस, यही पॉइंट, इसकी एक डेफिनेशन समझ लो। दिस मेथड इज इनइफेक्टिव इन एरिया वेयर रिस्पोंडेंट आर अनएजुकेटेड। क्या ये मेथड जो है इफेक्टिव नहीं होता जहां पर रिस्पोंडेंट अनएजुकेटेड होते? ये पॉइंट कोई बात जुड़ी नहीं है, गलत है ये। इनइफेक्टिव इन एरिया वेयर रिस्पोंडेंट्स आर अनएजुकेटेड। तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 है, द एक्यूरेसी ऑफ डाटा हैवली डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग एंड इम्पार्शलिटी ऑफ द इन्यूमरेटर। देखो, ये बात हम कहें तो बिल्कुल सही है। इस केस में जो इन्यूमरेटर होगा, जो एजेंट होगा, जो बंदा इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा है, वो पर्चा जो उसको दिया है, एक शीट दिया कि ये क्वेश्चंस लेने, उसको खुद भी तो पता होना चाहिए कैसे उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। बेकार से सवाल, हाँ भाई पुणे क्या नाम है तेरा, बोल जल्दी, फादर का नाम क्या है, तो अगला बंदा करे चल निकल है बाहर। तो एक तरीका, एक डिसिप्लिन से लेनी है इन्फॉर्मेशन, कैसे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि वो मना ना करें। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है इन्यूमरेटर की, तभी जो है इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल पाएगी। ये पॉइंट सही है, ठीक है। इट इज़ फास्टर एंड चीपर देन द मेल्ड क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, ये गलत है। मेल क्वेश्चनरी फास्टर होता है, चीपर भी है, मेल कर दिया, एक क्लिक में 1000 बंदों को मेल चला गया। तो ये फास्टर और चीपर मेल क्वेश्चनरी होता है, इन्यूमरेटर नहीं होता। ये पॉइंट गलत है। आंसर इसका 1 और 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मैथ द कॉलम टाइप। यहाँ पर अगेन क्वेश्चन दिया है,
एक तरफ पर्सनल्स दिए हैं, दूसरे तरफ रूल दिया है। जैसे इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, इन्यूमिनेटर कौन होता है, रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट कौन होता है और कॉरस्पोंडेंट कौन होता है। ये टर्म्स आपको यूज़ हुई होंगे, आपने लेक्चर्स देखे, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि ये इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमिनेटर, रिस्पोंडेंट, कॉरस्पोंडेंट ये क्या है, ये कौन है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, अगर क्लियर है आपको, जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं है तो मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। इन्वेस्टिगेटर, द पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, इसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। क्लियर। इन्यूमिनेटर के बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा क्वेश्चन बताया था। अ ट्रेंड पर्सन हायर टू असिस्ट इन फील्ड डाटा कलेक्शन। एक ट्रेंड पर्सन, अगर प्राइवेट है तो वो प्राइवेटली हायर करते हैं कि हाँ भाई इसको दे देते हैं, ये क्वेश्चन हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने लानी है। अगर गवर्नमेंट केस में देखें तो मोस्ट ऑफ द केस में टीचर्स को सर्विस वगैरह पे लगाते हैं, वो एक तरह के इन्यूमिनेटर तक की तरह एक्ट करते हैं उस वक्त। ठीक है, 4 रहेगा। और सी की बात करें यानी रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेंट, तो यहाँ पर रहेगा द पर्सन हु आंसर द क्वेश्चन एंड सप्लाइज द डाटा, उसको हम इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट कहते हैं। और कॉरस्पोंडेंट एजेंट होता है, अ लोकल एजेंट अपॉइंटेड टू रेगुलर सेंड इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने आपको पहले कहा था, अगर एक न्यूज़ चैनल जम्मू में उसका हेडक्वार्टर है, उसके किसी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, रजौरी या आगे पीछे हम देखें थोड़ी दूर दूर वाली कोई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर वो एजेंट रखा हुआ है उसने कि हाँ भाई उससे, हाँ भाई कोई भी हादसा या कोई भी न्यूज़, बड़ी न्यूज़ होती है उस एरिया में, तो आपको पूछते हैं, वो फ़ोन करके पूछेंगे हाँ भाई क्या वो उसके बारे में बताओ क्या है। तो वो एक एजेंट होता है उस जो रेगुलरली इन्फॉर्मेशन देता है उस एरिया की, इसको कॉरस्पोंडेंट कहते हैं। क्लियर। इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसको मैच द कॉलम है तो मैच करें जल्दी से। क्वेश्चनरी क्या है, शेड्यूल क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। हालांकि क्वेश्चनरी में हम नेक्स्ट जो हमारा कल का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी, उसमें डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक मेथड भी है क्योंकि ये डाटा कलेक्शन का, इसलिए बीच में ये भी आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चनरी की बात करें, फिल्ड डायरेक्टली बाय रिस्पोंडेंट, शेड्यूल फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर बाय आस्किंग द क्वेश्चन। आपको बता, इन्यूमिनेटर की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन्यूमिनेटर जो शीट लेके जाता है ना, ये आपको बताया था एक शीट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, उस शीट को शेड्यूल कहते हैं। ये शेड्यूल उसके पास होता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, वो खुद जाकर उस क्वेश्चन पूछ कर भरता है। ठीक है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओपन एंडेड होते हैं अलो डिटेल फ्री टेक्स्ट रिस्पॉन्स। ओपन एंडेड जैसे कुछ होते हैं, क्लोज एंडेड होता है जैसे कि आपको पूछा, एक होता है क्वेश्चन जिसमें क्लोज एंडेड होता है यस और नो। ठीक है, तो इसमें ओपन एंडेड में यस और नो नहीं होता, वहां हम लिख सकते हो रिस्पॉन्स। क्लोज एंडेड होता है फिल प्रोवाइड फिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, जैसे यस नो या 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर इस हिसाब से इसका रहेगा ए का 3, बी का 1, ए आपका रहेगा बी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। कोई मेरे ख्याल से एस्पिरेंट ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन गलत कर दे। मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, एक क्वेश्चनरी बनानी है, मेल्ड कर देना है, कैसा मेथड है, हाईली सुइटेबल है क्या व्हेन, जब फील्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी हो। समझो थोड़ी सी बात, कोई इतना बड़ा इसमें टेंशन की बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। डेफिनेटली मेल क्वेश्चनरी हम इसी केस में करते हैं यूज जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बड़ा हो, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन उसमें पॉसिबल ना हो, इंडक्ट ओरल भी उसमें पॉसिबल ना हो, लार्ज स्केल एरिया पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें, तो हम मेल क्वेश्चनरी मेथड ही यूज करते हैं। इट इज हाईली इफेक्टिव मेथड इवन इफ रेस्पोंडेंट आर इलिटरेट। सिंपल पॉइंट है, गलत बात है ये। मेल क्वेश्चनरी के केस में रिस्पोंडेंट जो होगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, इलिटरेट नहीं। मेजर ड्रॉबैक इसका है कि दिस मेथड इज लो रेट ऑफ रिस्पॉन्स। यस, ये बात पहले ही बता चुका हूँ, मेल क्वेश्चनरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि रिस्पॉन्स इसमें बहुत कम मिलता है। इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। नहीं, चीपेस्ट मेथड है, चीपेस्ट मेथड है, कोई खर्चा सबसे कम इसी में होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव गलत लिखा, तो आपका आंसर रहेगा 1 and 3, 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल जेके एसएसबी के लेवल के हिसाब से। तो ये सीरीज कंटिन्यू तभी रहेगी यूट्यूब के ऊपर अगर आप इसमें रिस्पांस अच्छा देंगे। देखो, हमें इंटरेस्ट तो तभी होगा ना, आप देखने वाले होंगे, अगर कोई देखेगा नहीं तो हम किस लिए मेहनत करेंगे। अकाउंटेंसी के हमने 7 टेस्ट डाले, 7 टेस्ट डाले, उसके बाद हमने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसके बाद एस्पिरेंट देखने ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, देख ही नहीं रहे थे।
तो एटलीस्ट जो है आप वीडियो को लाइक करें। हमारे इस वीडियो पे 500 लाइक्स होते हैं तो हम इस सीरीज़ को इसी लेवल से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाकर कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके अच्छे से तैयार हो जाए। तो 500 लाइक होने चाहिए और एटलीस्ट 100 बंदे इस पर कमेंट कर दें जो लास्ट पे कितने स्कोर उसने लिए हैं 20 में से, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइमरी सेकेंडरी डाटा। बताएं। प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एज इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सिंपल बात है, सही है। सेकेंडरी डाटा इज जनरली मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू कलेक्ट देम देन प्राइमरी डाटा। बिल्कुल गलत बात है। सेकेंडरी तो इजीली मिल जाता है, ऑलरेडी पब्लिश होगा तो उसको लेने में कोई टाइम लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। डाटा कलेक्टेड बाय सेंसस ऑफ इंडिया इज प्राइमरी डाटा फॉर द गवर्नमेंट बट सेकेंडरी डाटा फॉर अ यूनिवर्सिटी रिसर्चर। बताओ इस क्वेश्चन का ये पॉइंट जल्दी से आप बताओ। और प्राइमरी डाटा इज ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। देखो पॉइंट नंबर जो 1 है बिल्कुल करेक्ट, आपको पता है। दूसरा बिल्कुल गलत आपके सामने। तीसरा जो है, अगर आप तीसरे में कन्फ्यूज नहीं आपको समझ आ रहा है, चौथा तो आपको पता है गलत है। इसका मतलब है, अगर मैं वैसे समझाने की बात करूं, कभी कभी एलिमिनेशन की बात किया करो, आपको पहला पता है सही है, ठीक है, तो आपको नीचे करेक्ट दिए हैं, ऑप्शन में पहला होना चाहिए, इसमें पहला नहीं है, ये कट गया भाई, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि इसमें दूसरा और चौथा जो है वो गलत है, ठीक है, दूसरा और चौथा गलत है, तो पहला ऑप्शन भी कट गया तो ये भी कट गया। इसका मतलब आंसर सीधा, बिना आपको ये पता नहीं था फिर भी आंसर निकल गया। और इसका ये जो पॉइंट है 3, ये सही है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड ये चलो आप पता है, आप ये छोटे नहीं हो आप, क्योंकि आप एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है कभी कभार। अगर आपको 1-2 पॉइंट्स आ रहे हैं बाकी नहीं आ रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। किसके बारे में बात चल रही है इस क्वेश्चन में होगी? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट इज यूज्ड व्हेन द डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट इज रेडुकुलेंट टू गिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज ध्यान से नीचे रखना, इनकरेक्ट पूछा, इन 4 स्टेटमेंट्स में से एक गलत है, वो बतानी है, ठीक है। मैं वो सोच रहा था पहली तो सही होगी, आंसर यही तो नहीं है, लेकिन इनकरेक्ट है नीचे, ये पॉइंट तो सही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम थर्ड पार्टी नोन एज विटनेस। विटनेस से ओरली लिया जाएगा, जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, वहाँ पर फ़ोन किया भाई, हाँ जिसने हादसा देखा है, विटनेस किया है कि हाँ भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लटर मस्ती थी, किसकी गलती थी, क्या वजह हुई, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ओरल, और ये पॉइंट सही है, ठीक है। इट गारंटीज 100% एक्यूरेट डाटा कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। देखो इस केस में बाइसनेस हो सकती है, जो वो इन्फॉर्मेशन देने वाला विटनेस होगा वो हो सकता है किसी कारण वो सही इन्फॉर्मेशन ना दे, क्योंकि जो ले रहा है इन्फॉर्मेशन वो खुद तो नहीं ना मौजूद वहाँ पर, या उसने कोई पक्का एजेंट रखा हो जो जिसको आप सैलरी दे रहे हो, या वो बंदा हो, फिर भी बात है। तो इस केस में जो है बाइसनेस हो सकती है, तो ये पॉइंट गलत है। इट इज कामली, अच्छा आंसर मिल गया आपको, ठीक है। गलत हमने ढूंढना था, आंसर यही रहेगा 3, आपका आंसर है सी। हालांकि पॉइंट नंबर 4 देख लें, इट इज कॉमनली यूज बाय गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी एंड कमीशन, ये बात भी सही है, तो आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने स्टैटिस्टिक का लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है, आज ये भी टाइम चेक भी कर रहा है आपका कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को हैंडल करते हो। ये आपको टाइम प्रैक्टिस के लिए है, 1 मिनट में ये क्वेश्चन करना है, वीडियो पास करके आप कर सकते हैं। A researcher is preparing a statistical report on the changing land holding pattern measures in the local units like Marlas in a remote mountainous village over the last decade. They decide to use secondary data from a 2018 survey conducted by a private agriculture syndicate. What is the most critical statistical threat to the validity of the researcher's current conclusions? तो आपको ये बताना है कि अगर वो इस काम के लिए 2018 का सर्वे, वो भी प्राइवेट एग्रीकल्चर सिंडिकेट ने कंडक्ट किया हो, तो इस केस में जो स्टैटिस्टिकल थ्रेट होगा, उसकी वैलिडिटी जो रिसर्चर का करंट कंक्लूजन निकालेगा, उसको आपने यहाँ पर बताना है क्वेश्चन में। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस केस में, वो आपको मैं सीधा बता दूं, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से 1 मिनट मैंने आपको दिया है इसलिए मैं रुक रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग यूज्ड बाय द सिंडिकेट 2018 may not align strictly with the parameters of the researcher's current study। बिल्कुल, तो आपका आंसर बी रहेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज ले लो, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं 10 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, हो सकता है 1-2, मैं नहीं कह रहा हूँ 10 ऐसे, मैंने बिल्कुल एग्जाम सिलेबस ओरिएंटेड दिया है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ कंटेक्स्ट या आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाएं। 8 क्वेश्चन जो है इसी तरह के होंगे, और आपको कैसे उसको हैंडल करना है वो आपको सोचना है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका आज के टेस्ट में ये रहा।
मैच द फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स विद देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। देखो एडम स्मिथ, पॉल स्मिल्सन, एल्फ्रेड मार्शल और जेएम केन्स, यहां पर बताना है आपको फादर्स। तो जल्दी से आप आंसर करें, क्या इसके करेक्ट मैच रहेगा। एडम स्मिथ की बात करें तो ओवरऑल इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। क्लियर है, पहला पॉइंट आपको पता होगा, दो ऑप्शन यहीं से कट जाते हैं। इसके बाद हम देखें तो पॉल स्मिल्सन के बारे में अगर आपको नहीं पता, जेएम केन्स के बारे में तो ज़रूर पता होगा। जेएम केन्स के बारे में फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। और आपको बता दें मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी आपको बताया था। बचा आपका पॉल स्मिल्सन, इसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉल स्मिल्सन फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, जेएम केन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। आंसर आपका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यहां पर आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स जो साथ में दी है, किसने दी है? वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी, स्केर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, बताएं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाई हैं, नोट्स आपको इसके दिए हैं। आगे से अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, आगे से मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं एप्लीकेशन पे, नोट्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फिलहाल के लिए दोनों नोट्स का प्रिंट निकाल कर वीडियो लेक्चर देखने हैं और नोट्स पढ़ने हैं। साथ में एडिशनली आप अपने लेवल पर भी, मैं पहले ही कह दूँ, देख सकते हो। हालांकि जरूरत ना भी पड़े, फिर भी आप एक दो नज़र लगा लो दिल की तसल्ली के लिए। फिर आपको टेस्ट देने के लिए आना अच्छे से तैयार करके, फिर मज़ा आएगा टेस्ट देने का। तो वेल्थ डेफिनेशन जो है ये दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। वेलफेयर जो डेफिनेशन है एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। स्केर्सिटी डेफिनेशन जो है स्केर्सिटी जो है वो दी थी लीनियल रोबिन ने, और ग्रोथ डेफिनेशन पॉल ने दी थी। ठीक है, ओके। आंसर आपका रहा 1A। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग जीडीपी कंट्रीब्यूशन आर करेक्टली मैच? प्राइमरी सेक्टर 15 से 18% जीडीपी कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्टर 25 से 30, टर्शियरी सेक्टर 55 से ऊपर जीडीपी कंट्रीब्यूशन। बताओ कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? इस केस में पहला दूसरा पेयर करेक्टली मैच है और तीसरा भी करेक्टली मैच है। आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3 डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। मैच द इंपॉर्टेंट बुक्स विद देयर ऑथर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट आपको आती हो या ना आती हो, लेकिन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मेरे ख्याल से सब एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। और यहाँ से आपका एलिमिनेशन स्टार्ट हो सकता है। और ये लिखी गई दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, और 2 पॉइंट यहाँ से कट जाते हैं। क्लियर? बताएं, एक और ढूंढ दो, आपका आंसर निकल आएगा। एक और ढूंढ दो। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये लिखी गई है एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखी गई है जेएम केन्स के द्वारा। और थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट एडम स्मिथ ने लिखी है। आंसर आपका ए रहेगा। क्लियर? ए रहेगा, याद कर लो ये। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर करेक्टली मैच? एनिमल हस्बेंड्री जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई सेकेंडरी में आता है क्या? आईटी सर्विस एंड रिसर्च जो है वो क्वार्टनरी सेक्टर में आता है क्या? बताएं। आपको बता दें, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर उसके अलाइड जितने भी सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी जो होता है ना, सेकेंडरी में आपका आता है मैन्युफैक्चर सेक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सर्विस सेक्टर वो आपका टर्शरी में आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई आपका रहेगा टर्शरी में, ठीक है, सेकेंडरी में नहीं रहेगा। आपका ये पॉइंट गलत है। आईटी सर्विस और रिसर्च सेक्टर जो है क्वार्टरली एक अलग से भी सेक्टर है, तो ये पॉइंट सही है। 1 एंड 3 आपका आंसर रहना चाहिए। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग इकोनॉमी टाइप्स एंड करेक्टली मैच्ड? अच्छा, ठीक है। यूएसए एंड जर्मनी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडिया और पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया एंड थाईलैंड में सोशलिस्ट इकोनॉमी। बताना है आपको कौन से पेयर करेक्ट हैं।
तो इसका आपको बताएं, यूएस एंड जर्मनी में कैपिटलिस्ट सही है, इंडिया पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी सही है, नॉर्थ कोरियन थाईलैंड में सोशलिस्ट इकोनॉमी, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट ही होती है, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद देयर कोर एक्टिविटीज, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अभी मेरे ख्याल से मैंने बोल भी दिया पीछे एक क्वेश्चन में, तो इतना तो आपको बेहतर बेसिक चीज़ है, सिंपली पता होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर किससे डील करता है? प्राइमरी सेक्टर इज डीलिंग विद द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, सेकेंडरी इज डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टर्शियरी इज डीलिंग विद द सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग द बैंकिंग, टूरिज्म वगैरह वगैरह, क्वाटरनरी इज डीलिंग विद द आईटी सर्विस एंड डाटा एनालिसिस। तो आपका आंसर रहेगा ए का 3, बी का 1, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, मैच द टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड देयर एग्जांपल कंट्री, यहां पर बतानी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अभी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन ध्यान से अगर आप पढ़ते हो तो यूएस में है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इंडिया में मिक्स्ड रहेगा, नॉर्थ कोरिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, कैपिटलिस्ट यूएस, सोशलिस्ट नॉर्थ कोरिया। देखो ये क्वेश्चन में कंट्राडिक्ट कर गया, अभी आपको ऊपर मैंने बताया था, मैं आपको वापस से उस क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, रूरल अफ्रीका में ट्रेडिशनल इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो इसका आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 रहेगा सी। इस क्वेश्चन से ये कंट्राडिक्ट कर गया, बहुत से इसमें सोच रहे होंगे सर अभी आपने कहा था सोशलिस्ट नहीं होता, नॉर्थ इकोनॉमी में सोशलिस्ट होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में, लेकिन यहाँ थाईलैंड भी साथ में था, इसलिए एक ऑप्शन गलत दिया था। थाईलैंड में मिक्स्ड होता है, जिसमें स्ट्रांगली कैपिटलिस्ट टाइप का ही होता है, लेकिन मिक्स्ड ओवरऑल होता है। तो ये दोनों थे, इसलिए सोशलिस्ट नहीं। अगर एक नॉर्थ कोरिया होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी तो डोंट वरी, मैं इसको कमेंट पिन कर दूंगा। अगर फिर भी अगर कमेंट पिन ना हो तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू सीरीज होगा उसमें पहले स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा कि अगर कोई मिसटाइप हो या बोलने में गलत निकल गया हो तो मैं आपको पहले करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में बताएं। पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब व्हाट इज एंड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। कैसे होता है? व्हाट इज यहाँ पर बेस्ड ऑन फैक्ट पे डिपेंड करता है पॉजिटिव इकोनॉमी, और नॉर्मेटिव में डील्स विद द व्हाट ओट टू बी, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो उसका हल क्या है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको कैसे दूर किया जाए, वो नॉर्मेटिव में बताया जाता है। क्या ऐसा ही है? इंक्लूड द पॉलिसी सजेशंस, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है ये। पहला अगर स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तो तीसरा डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे में ये कहा कि नॉर्मेटिव में सजेशंस दी जाएगी, पॉजिटिव में नहीं। यहाँ नॉर्मेटिव होना चाहिए था, ये पॉइंट गलत है। आंसर रहेगा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट 1 है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज सेंट्रली प्लेन बाय गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी होती है जो सेंट्रली जो है प्लेन बाय गवर्नमेंट। सोशल इकोनॉमी फोकसेस प्राइमरी ऑन द सोशल वेलफेयर एंड इज ओन बाय गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी फीचर्स जो है पार्शियल प्राइवेट और पार्शियल गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। चाइना एंड रशिया आर द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। बताओ इसमें कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, आपको बता दें, पहली स्टेटमेंट कैपिटलिस्ट सेंट्रली प्लेन बाय गवर्नमेंट, ये डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है, मार्केट बेस्ड होती है, ये पॉइंट गलत है। सोशल इकोनॉमी प्राइमरी सोशल वेलफेयर और गवर्नमेंट ओन बाय, ठीक है। मिक्स्ड में दोनों प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ओनशिप होती है, ठीक है। चाइना और रशिया एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी ठीक है। आंसर आपका रहेगा 234 है आपका डी ऑप्शन में। तो जल्दी से आप कमेंट करें अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे और आप विलिंग करते हैं कि हम मेहनत करेंगे जी इस सीरीज इस टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करके आएंगे 9:30 बजे। तो इस वीडियो को एटलीस्ट 500 लाइक और 100 कमेंट में आपके स्कोर होंगे। 100 कमेंट के 100 एस्पिरेंट एटलीस्ट कमेंट कर दे अपना स्कोर, चाहे उसके 10 से 11 आए, 12, 15, 20 जितने भी स्कोर है, जरूरी नहीं है 20 है तो कमेंट करना, इतना लिख देना। आपके 15 स्कोर है, कमेंट में 15 लिख दो, हमें पता चले कि आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है। अगर आप चाह रहे लेवल और ज़्यादा बढ़ाया जाए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं ताकि हमें भी पता चले कि आप इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आप ऐसे ही हवा में हम वीडियो डालते रहें, आप अगर इंटरेस्टेड ना हो, हालांकि आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। हाँ, सुस्ती तो आएगी, सोचे तो आएगा छोड़ो यार देखा जाएगा, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट आपको 20 नंबर दे सकते हैं अगर आप अच्छे से 12 दिन के लिए, सिर्फ 12 दिन की बात करो, 12 डेज ओनली, अच्छे से मेहनत कर लेते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको नोट्स प्रॉपर जगह से भी लेवल के
वीडियो लेक्चर कंप्लीट लेक्चर सीरीज जो है उसके साथ एमसीक्यू मॉक टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर वहाँ पर विजिट करें और चार्जेस की टेंशन नहीं, यहाँ पर कोई 700 800 कुछ नहीं, जस्ट एक मिनिमम, क्योंकि हमारी टीम भी काम करती है इसमें, मिनिमम 150 रुपीज़ सिर्फ इतने आपको पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।